चलिए, तो चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज इस चैप्टर की क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हमें देखना है। ओके, चलिए। तो ये मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी से कि आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा, कि कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा होगा, ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। ओके, चलिए। सर, ये जो नहीं हुआ हमारा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सचिन बोल रहा है कि सर हमारा ये चैप्टर नहीं हुआ है। तो अभी जितना समझ में आया उतना ठीक है, बाकी अगर समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, जब अपन इसको रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का, फिर से देख लेना आप। ओके, तो अभी जितना समझ में आया उतना काफी है। बाकी जिन लोगों ने पढ़ रखा है ये चैप्टर, उनको तो पूरी अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ओके, तो यूनिट नंबर 3, मतलब चैप्टर नंबर 3 भी अपना यही, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, आज टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट देखेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है, write the formula and unit of specific conductivity, equivalent conductivity, molar conductivity, and explain the effect of dilution on them. देखो, ये जो चैप्टर है अपना 5 नंबर का चैप्टर है। ओके, तो क्वेश्चन में 5 नंबर लाएंगे। आपसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पूछी जा रही है। मैं यहाँ पर एरो के हिसाब से बताता हूँ आपको। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बताई जा रही है, सॉरी, राइट द फॉर्मूला। आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है और यूनिट पूछी जा रही है। ओके, किसकी पूछी जा रही है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके, कप्पा जिसको बोलते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। उसके बाद आपको डाइल्यूशन का हिसाब से बताना है कि अगर डाइल्यूशन करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। ओके, तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को देख ही लेते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये अच्छा टॉपिक भी है। ओके, तो पूरा देखेंगे इस क्वेश्चन को अपन लोग। डाइल्यूशन। ओके, जितना भी इसके अंदर कंडक्टेंस होगा आयंस के द्वारा, वो इसका कंडक्टिविटी कहलाने वाली है। ओके, तो जो कंडक्टिविटी होती है, ओके, कंडक्टिविटी बोल दो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दो, एक ही बात है। तो ये इसको डिनोट किया जाता है कप्पा के साथ। ये देखिए, इस कप्पा के साथ इसको डिनोट किया जाता है। कप्पा, ये साइन है कप्पा का। ठीक है, के बना दो बस, और क्या। ये जो के होता है वही कप्पा का साइन होता है। यही होता है अपना स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी बोल दो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दो, एक ही बात है। ओके, चलिए, तो इसको देखते हैं। अब थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आपको रेजिस्टिविटी पता हो, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती थी? रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी होती थी वो अपन किससे डिनोट करते थे? रो से डिनोट करते थे। तो यहाँ पर क्या है अपने पास? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जस्ट अपोजिट है। आपको क्या करना है? 1/रो रख देना है। 1/रो रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट है। जिस प्रकार से कंडक्टेंस देखा था हमने, कंडक्टेंस क्या होता है? 1/r। 1/r होता था अपना कंडक्टेंस, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होती है? 1/रो। बहुत सिंपल सी बात है, थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रहा है इन टर्म्स में। सबसे पहले रेजिस्टिविटी, सॉरी, रेजिस्टेंस आता है, कंडक्टेंस आता है, उसके बाद अपनी रेजिस्टिविटी आती है और कंडक्टिविटी आती है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है अपना आर। ओके, उसके बाद होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को अपन सी से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस मतलब कि कितना अच्छा कंडक्टेंस ये शो करेगा, कितनी अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर लेगा, वो होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी मतलब तो समझ गए होंगे आप लोग, रुकावट, करंट के रास्ते में रुकावट। ओके, अब बात करते थे हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती थी अपनी? जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती थी उसको अपन डिनोट करते थे RA/L। लेकिन RA/L होता था, ये क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है रेजिस्टेंस के। समझो इस चीज को। कंडक्टेंस जो होता है वो होता है 1/R। 1/R ये होता है। अगर आप लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करो, तो ये क्या होता है? रेजिस्टेंस एक यूनिट क्यूब के अंदर। ओके, एक क्यूब के अंदर जितना रेजिस्टेंस पैदा होगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब सुनना मेरी बात। तो मतलब इतना आपको समझ में आ रहा है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, और कंडक्टेंस किससे रिलेटेड है? कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। अगर इन दोनों में रिलेशन निकालने की कोशिश करोगे आप लोग, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, सॉरी, कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी का जस्ट, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब कि अगर आप फॉर्मूले में देखोगे, सी होगा 1/R। उसी प्रकार से अगर आप लोग देखोगे कप्पा को, जो हम आगे पढ़ा था हमने कंडक्टिविटी, ये भी जस्ट किसके अपोजिट होगा? 1/रो के इक्वल हो जाएगा। 1/रो के इक्वल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर, अब आया थोड़ा समझ में। मतलब कि ये इसके अपोजिट है। ओके, और जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो किसके अपोजिट है? वो अपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो यहां से आपको और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, कहां पर थे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ पर। ओके, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको जो रो लिखा हुआ है, रो की वैल्यू पुट कर देनी है, और क्या। RA/L होता है अपना रो। ओके, RA/L होता है रो। ये बात आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इतनी सारी चीजें पता होगी।
ओके, तो इसको जरा मैथमेटिकल टर्म्स में इसको उलट पुलट करते हैं तो एल जाएगा ऊपर। ओके, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा 1/r L/A। तो जो 1/r होता है वो क्या होता है, अपना कंडक्टेंस होता है, और L/A क्या होता है, अपना सेल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कंडक्टेंस निकल के आता है, ठीक है, सॉरी, कंडक्टिविटी जो निकल के आती है वो निकल के आती है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। इस प्रकार से आप बता सकते हो, ये आपकी हो गई कंडक्टिविटी। थोड़ी इस टर्म में कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, आप लोग भी थोड़ा देख लिया करो, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक ही होता है। ओके, चलो अब हम बात करेंगे मोलार कंडक्टिविटी के ऊपर। मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड एट अ यूनिट डिस्टेंस अपार्ट एंड कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मोलार कंडक्टिविटी, देखो नाम में देखो आप लोग मोलार लिखा हुआ है, तो एक मोल के अंदर, ठीक है, एक मोल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जितना कंटेंट करेगा उसके अंदर जो कंडक्टेंस बन रहा है उसी को बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी। 1 मोल की बात होती है यहाँ पर। इसको मैंने अच्छे से समझा चुका हूँ, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं लैम्डा एम से, मोलार कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। तो लैम्डा एम क्या होता है? कप्पा इनटू वॉल्यूम। ओके, और वॉल्यूम किस में आएगी? वॉल्यूम, वॉल्यूम विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हम बात ही यहाँ पर कर रहे हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये वॉल्यूम किस में? वॉल्यूम विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कंटेंट कर ले वही अपनी वॉल्यूम यहाँ पर होने वाली है। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना, कप्पा इनटू वॉल्यूम। लेकिन इससे भी बड़ा फॉर्मूला हम निकाल के आते हैं, कैसे निकालते हैं ये देख सकते हो आप लोग। अभी इतना समय नहीं है कि हम पूरी अच्छी तरह से देखें। ओके, बाकी आप लोग कर सकते हो इसको सोल्व, मैं फटाफट बता रहा हूँ आप लोगों को। ये निकल के आएगा अपना रियल फॉर्मूला। ओके, कप्पा इनटू जो वी था अपना, वी को हमने चेंज किया है। ठीक है, वी को क्यों चेंज किया? क्योंकि हमें मोलारिटी की टर्म में निकालना था। ओके, तो मोलारिटी की टर्म्स में हमने ये कर चुके हैं सोल्व। तो इस प्रकार से आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कप्पा इंटू 1000/n। ओके, ये होगा अपना रियल फॉर्मूला। इसकी यूनिट भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, कप्पा क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद जो मोलारिटी होती है वो क्या होती है? अपनी मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बन गया आपका। देखो सेंटीमीटर क्यूब में क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग बात किसी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड मीटर या मीटर में नहीं होता है, वो सेंटीमीटर्स में होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर जो यूनिट बनेगी वो सेंटीमीटर में बनने वाली है। अब इसको आप लोग सोल्व करोगे तो ये आ जाएगी आपकी यूनिट। ओके, तो ये हो गया आपका मोलार कंडक्टिविटी। आगे बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो उसी प्रकार से आपको निकालना है, बस चेंज यहाँ पर क्या आएगा, वहां पर हम मोलारिटी आ रहा था तो यहाँ पर आ जाएगा नॉर्मलिटी। वहां पर मोलारिटी, यहाँ पर नॉर्मलिटी, तो यूनिट सेम निकाल सकते हो आप उसी तरह से, और ये भी अपना हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहाँ पर कहानी में क्या होगा? यहाँ पर होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, मनीष क्या बोल रहा है? पहले सभी चैप्टर्स, मनीष का कहना यह है पहले सभी चैप्टर्स एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव वाले के रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक लगाएंगे। 15 दिन में तो हो ही जाएगा। पहले सभी चैप्टर्स के रिवीजन कर लेते हैं। देखो रिवीजन तो अपना होता रहेगा। ओके, रिवीजन अपना होता रहेगा, संडे की क्लासेस अपने रिवीजन की रहेगी, लेकिन क्वेश्चन बैंक भी लगाना जरूरी है। ओके, अभी अपने पास 4-5 चैप्टर है तो उनका रिवीजन मतलब किसी क्वेश्चन बैंक लगा लेते हैं, उसके बाद अपन लोग चैप्टर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, मेरा मतलब ये है कि अभी काफी सारी स्कूल्स बंद है। ओके, उसका हमें बेनिफिट उठाना चाहिए। बहुत सारी कोचिंग भी आजकल बंद हो चुकी है, मतलब बंद होने का मतलब ये है कि ठंड की छुट्टियां चल रही है। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ अगले 3-4 दिन अपन लोग क्वेश्चन बैंक की लगाएं, उसके बाद मंडे से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए, ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान यहाँ पर देखना। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। ठीक है, तो हम अगर डाइल्यूट करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओके, तो अपने से क्या क्या पूछा था उन्होंने? कंडक्टिविटी पूछी थी। तो जो कंडक्टिविटी होती है, ओके, वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। जैसे जैसे अगर आप डाइल्यूट करोगे, मतलब पानी की संख्या, मतलब पानी आप लोग डालोगे उसके अंदर, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से समझा चुका हूँ, आप लोग इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, लेकिन इसको समझना जरूरी होता है। अपने पास इतना समय नहीं है कि इसको वापस से अच्छे से समझेंगे। ओके, यहाँ पर हिंदी में भी लिख रखा था मैंने, पानी डालने पर डेंसिटी कम हो गई, अब आयंस तो उतने ही है, उतने ही रहे, पर सॉल्यूशन बढ़ गया जिससे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 मोल/लीटर। ठीक है, 1 मोल के अंदर हम बात करते हैं, तो 1 मोल में अगर आपने पानी डाल दिया तो वहां से आयंस तो कम हो गए ना, उस 1 ml में से आयंस तो कम हो गए। तो बस यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। ओके, चलिए, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख रखा था,
कि जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है अगर हम डाइल्यूशन करते हैं। उसके अलावा लेमडा एम और लेमडा ई ये क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। लेमडा एम और लेमडा ई क्या होता है, इंक्रीज होते जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना आप लोग। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन फिनिश। थोड़ा आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ समझाऊंगा। अगर समझाने गए तो अपनी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी एक ही टॉपिक में। ओके, तो अपने को सारे क्वेश्चन करने। अगला देखो, ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ डैनियल सेल, राइट द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डैनियल सेल। तो डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल में ओके, और होने भी नहीं चाहिए डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल में, बहुत सिंपल है। सबसे स्टार्टिंग में अपन इसी को पढ़ते हैं। ओके, तो ये भी आप लोग कर लोगे, कर सकते हो सभी, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, व्हाट इज द नस्ट इक्वेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, कैलकुलेट द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन कॉन्टैक्ट विथ अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच इज इक्वल्स टू 10। ओके, तो आपसे नस्ट इक्वेशन पूछी जा रही है, तो नस्ट इक्वेशन क्या होती है देख लेते हैं। नस्ट इक्वेशन कहाँ गई, ये रही, यहां से देखते हैं। The Nast equation gives a relation between cell constant of a electrochemical cell, the standard cell potential and temperature. तो जो नस्ट इक्वेशन होती है वो आपको रिलेशन देती है किस किस के बीच में, ये देती है रिलेशन आपको सेल पोटेंशियल के बीच में, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बाद द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन आपको देती है। ये है अपना नस्ट इक्वेशन। ओके, इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है अपना ये वाला, कहाँ गया नस्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन, ये वाला। ओके, इसको ध्यान रखना आप लोग, नस्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन। चलिए, चैट बॉक्स में क्या बोल रहे हो आप लोग, सर हमारा ये वाला चैप्टर नहीं हुआ है। तो जिन लोगों का ये चैप्टर नहीं हुआ है, ओके, तो आज का तो आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। कल से हम लोग देखेंगे, अगर ऐसा ज्यादा दिक्कत आ रही है आप लोगों को तो फिर अपन चैप्टर पहले करेंगे, क्वेश्चन बैंक बाद में करेंगे, ये भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर आप लोगों के चैप्टर ही क्लियर नहीं है तो फिर क्या करें। ओके, तो नस्ट इक्वेशन ये होती है, इतनी आपको पता होनी चाहिए। ओके, नस्ट इक्वेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नस्ट इक्वेशन नाम में क्लियर है, इक्वेशन है। ओके, उसके अलावा इसको अगर आप आगे सोल्व करते हो तो फाइनल एक्सप्रेशन अपना ये आता है। ओके, फाइनल एक्सप्रेशन अपना ये आता है। ओके, क्योंकि ये जो वेरिएबल जो यहाँ पर दे रखा है ये सभी कांस्टेंट है वैसे तो, जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर को अपन मान के चल रहे थे रूम टेम्परेचर, उसके अलावा फैराडेस कांस्टेंट हो गया, ठीक है, गैस कांस्टेंट हो गया, इनकी वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो एक फाइनल एक्सप्रेशन अपने पास कुछ इस प्रकार से आता है। ओके, इस प्रकार से हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आता है, और ये अपने क्या है, ये हमारी नस्ट इक्वेशन। और जो नस्ट इक्वेशन होती है, जो हमारी नस्ट इक्वेशन होती है, ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसकी मदद से आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यही चीज के बारे में तो वो जानकारी देती है। ओके, ये हो गई अपनी नस्ट इक्वेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया आप लोगों को क्या है इसके, कि आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो इसकी हेल्प से। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि एक कैलकुलेट कीजिए द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन अ contact with a solution of pH value is equals to 10। तो आपसे यहाँ पर यह भी पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन अ कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच वैल्यू 10। ये एक न्यूमेरिकल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आप परीक्षा बोर्ड उठाकर देखोगे, ओके, तो वहां पर पहले नंबर पे यही क्वेश्चन दे रखा है, और इसको करना भी जरूरी होता है। ओके, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमसे ये पूछा जा रहा था उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, और क्या लिखा था, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ओके, इसका पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। किसमें करना है कि आपको जो पीएच वैल्यू है वो आपको दे रखी है, कितनी है, 10 है। तो अब देखो यहां से हमें समझना है इस चीज को। ओके, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो, अगर हमें हाइड्रोजन निकालना है तो हमें पता है ऐसे तो कोई एग्जिस्ट करता नहीं है। ये क्या हो रहा है, H+, जब एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा तो ये किस में बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ H2O में, मतलब हाफ H2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और हम यही तो चाहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन कितना मिले, एक मिले। तो इस प्रकार से हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा वो एक मिल सकता है। मत यहाँ से हमें क्या क्या चीजें समझ में आई कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n कितना है अपने पास, 1 है। ओके, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, अपनी नस्ट इक्वेशन। ठीक है, नस्ट इक्वेशन यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। अब आपको भली भांति पता होगा, अगर हम लोग किसी भी नस्ट इक्वेशन की वैल्यू में E0 निकालते हैं एच के लिए, तो ये अपना जीरो आता है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो भी अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको हम जीरो मानते हैं। तो यहाँ पर ये तो जीरो आ जाएगा। ओके, थोड़ी सी आपको जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, अपना जीरो आने वाला है। ओके, फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है अपना,
इस प्रकार की इक्वेशन होती है 0.059 अपॉन एन। एन यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आने वाली है वो कितनी आने वाली है, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था हमको, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद जो लोग होता है, लोग H प्लस अपॉन में आ जाएगा जिस आयन की आपको निकालनी है। ओके, हमें किसकी निकालनी है, इसके निकालनी है भाई साहब, तो ये लिखेंगे। अब जो H प्लस होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो एक्चुअल में तो 1 होती है, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको डायरेक्ट अपन 1 लिख सकते हैं। ओके, तो 1 अपॉन PH H2 और उसकी पावर में अपन हाफ लगा देंगे, मतलब कहने का मतलब यही है अपना। ओके, थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। अब एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, अपना पीएच कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ओके, पीएच कितना दे रखा है अपने को, 10 दे रखा है। तो जो पीएच होता है, ओके, जो अपना पीएच होता है वो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है माइनस लॉग। अब किसका निकालना अपने को, H प्लस का, तो H प्लस ये इसके इक्वल होता है। ओके, जो पीएच होता है वो इसी की वैल्यू बताता है, ठीक है। पीएच क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस, ये होता है अपना पीएच। तो इसका मतलब क्या है, ये होगा 10 के इक्वल। ओके, इसकी बेस क्या होगी, 10 होगी। ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -10, ठीक है। यहाँ से हम माइनस को भगाएंगे इधर, तो क्या जाएगा -10। अब आपको लॉग से कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये इसकी बेस 10 है, तो 10 की पावर में चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 10। तो कुछ इस प्रकार का अपना एक्सप्रेशन बनने वाला है। ओके, तो इस माइनस को अपन यहाँ पर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 10 की पावर -10, ये अपना एक्सप्रेशन बनने वाला है H प्लस के लिए। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ओके, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो H प्लस, जो पीएच होता है अपना, पीएच क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस, ये अपना होता है पीएच। ओके, अब अपने को पीएच कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अब अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ चाहिए H प्लस की कंसेंट्रेशन। ओके, H प्लस की कंसेंट्रेशन हमें चाहिए, तो ये कैसे निकालेंगे, ये इसी प्रकार से हम निकालने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आएगा माइनस, माइनस ऊपर गया तो -10 प्लस हो जाएगा। ओके, तो इसी के यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। ओके, यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को, ये देखो यहाँ पर फाइनल वैल्यू यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी माइनस आएगा, लेकिन अगर आप लोग इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर से माइनस जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है अपने पास। ओके, तो यहाँ पर जो माइनस होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से जो 10 होगा, ये 10 आएगा आगे, 10 आगे आएगा। थोड़ी सी वैल्यू आपको पता है, log m की पावर n, ये जो होता है, तो वहां पर क्या होता है, n आगे आ जाता है, log m चला जाता है ऐसा पीछे। ओके, तो कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब जो log 10 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। ओके, तो ये कट गया पूरा। उसके बाद कितना बचा हमारे पास, -log 10, सॉरी -10 बचा अपने पास। तो अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, -0.59 आएगा, -0.59 आएगा, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर खिसक जाएगा। तो इस प्रकार से जो अपना फाइनल आंसर आने वाला है वो कुछ इस प्रकार से आने वाला है, -0.59 वोल्ट। ओके, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको जो सारी चीजें हैं, क्योंकि आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, और कंफ्यूज होने का रीजन क्या है वो भी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। आप लोग कंफ्यूज कहाँ पर हुए होंगे, ये जो सॉल्यूशन है, ओके, इसमें भी थोड़ा गलत सलत दे रखा है इन्होंने। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो माइनस आएगा। चलो इसको पूरा क्लीन करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये जो इक्वेशन है इन्होंने डायरेक्ट कर रखा है, यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, अब जो H प्लस होगा, ये भी इन्होंने ऐसा डाल रखा है, आप लोग ऐसा समझो। वैसे अगर देखो तो वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर हमने जैसे समझा है उसको देखो तो आप ये बिल्कुल गलत गलत है। देखो, अगर यहाँ पर प्लस है, ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही इक्वेशन है। अगर आप लोग यहाँ पर माइनस देखोगे, अगर इसकी जगह माइनस रखोगे तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ओके, ये नीचे आ जाएगा। और वैसे हमने यही देख रखा है कि ऊपर आता है कोई सी गैस, जैसे H2 ऊपर आ जाएगा, उसके बाद नीचे आता है आयन, नीचे आता है आयन। ओके, तो हमने कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व किया है। तो H प्लस की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, अपने को ये दे रखा है क्वेश्चन में। जो पीएच है ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो पीएच होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस होता है। ओके, माइनस ऑफ लॉग H प्लस होता है। तो बस, और क्या हो गया, क्वेश्चन सोल्व अपना। अपने को इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पता है कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, जिसे हमने देखा था अभी, यहाँ पर तो 1 आने ही वाला है। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन ये आने वाला है। ओके, तो आपको दिक्कत यहाँ पर आ सकती है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको याद ही रखना होता है जो पीएच होता है वो -log H+ होता है। ओके, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। चलिए, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट, एक्सप्लेन कोलरोस्क लॉ विद एप्लीकेशन with the help of the following data find the molar conductivity of NH4OH at infinite dilution। ये दे रखी है हमको NH4Cl की
जो भी मोलर कंडक्टिविटी है, ओके, NH4Cl की दे रखी है, उसके बाद NaOH की दे रखी है और NaCl की दे रखी है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। क्यों है? क्योंकि आपको अगर थोड़ा सा भी कोलरोस फ्लो आता है और अगर नहीं भी आता है तब भी आप लोग कर दोगे। बहुत बच्चे वाला सवाल है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? चलो पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले कोलरोस फ्लो समझा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोलरोस फ्लो ही नहीं पता होगा अभी। तो कोलरोस फ्लो देख लो पहले। तो देखो कोलरोस फ्लो क्या बताता है अपने को, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप चाहो तो बिना कोलरोस फ्लो को भी कर सकते हो। अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो आपको, प्लस माइनस का अगर आइडिया हो, तो आप क्वेश्चन तो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको फिर भी कोलरोस फ्लो के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो होनी चाहिए। कोलरोस फ्लो क्या बोलता है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स cation and anion at infinite dilution, with each cation and anion multiplied by the number of that cation and the number of anion present in the electrolyte। ये जो डेफिनेशन है, ये बिल्कुल इसको देखकर ही बनाई गई है। अब देखो, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर रखा हमने, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रखा है, मतलब कि जो कंसंट्रेशन है वो तो बहुत कम है, सिर्फ पानी पानी है उसके अंदर, ओके, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। तो हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रखा है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है, किसकी निकालनी है? जो दे रखा है उसको लिखो यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको जोड़ना है किसको? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। और अगर केटाइन और एनाइन के अंदर कुछ नंबर दे रखा हो तो उनको आगे लिख दो। देखो इसको आप लोग एग्जाम्पल से समझो, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ये रहा अपना एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर अगर हमें NaCl की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? Na प्लस लिखो और Cl माइनस लिखो, Na प्लस Cl माइनस, ये निकल गई आपकी Na प्लस NaCl की। उसी प्रकार से आपको किसी की भी निकालनी, जैसे कि मान लो कुछ और एग्जांपल लेके देखो यहाँ पर, जैसे H2CO3 दे रखा है अपने को, इसकी अगर निकालनी है तो किस में ब्रेक होगा? ये आयंस में ब्रेक होगा, केटाइन और एनाइन में। तो H प्लस में ब्रेक होगा और CO3 माइनस में ब्रेक होगा, ओके। H प्लस कितने देगा? ये 2H प्लस देगा, तो 2 को आगे लिख दो, 2 को आगे लिख दो, और CO3 2 माइनस है, वो कितना बनेगा? एक ही बनेगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो ब्रेक होगा कुछ इस प्रकार से ब्रेक होगा, ओके, ये प्लस में, ये माइनस में, ओके, ये 2 माइनस आएगा क्योंकि हमारे पास 2H प्लस है। तो H प्लस हमको पता है, जो H होता है वो H प्लस में ब्रेक होता है। वो ये तो नहीं सोच रहा है कि ऐसा क्यों नहीं आया कि H2 प्लस, तो ऐसा ब्रेक नहीं होता है भैया, थोड़ा ध्यान रखना, ये H प्लस में ब्रेक होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो जो बच गया अपने पास नंबर ऑफ केटाइंस, वो अपन आगे लिख देंगे। बस ये होता है फंडा, ये होता है कोलरोस फ्लो। लोगों ने ऐसे डरते हैं कोलरोस फ्लो से, कुछ नहीं है कोलरोस फ्लो, बस इतना सिंपल है, ओके। चलिए उसके बाद न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा सिंपल है, ओके। मैंने आपसे बोल रखा है कि अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है रिएक्शन का, तो आप लोग बिना कोलरोस फ्लो को भी कर दोगे क्वेश्चन को। NH4OH, NH4OH आपको निकालना है इसका डाइल्यूशन, और हमारे पास चीजें क्या दे रखी है? NH4Cl दे रखा है, NH4Cl दे रखा है। उसके बाद और क्या दे रखा है अपने को? NaOH दे रखा है, चलो इसको भी जोड़ो, NaOH दे रखा है। और कुछ दे रखा है कि अपने को NaCl भी दे रखा है, चलो NaCl भी लिख देते हैं, अभी जोड़ ही लेते हैं, चलो ठीक है। NaOH दे रखा है, सॉरी NaCl दे रखा है, सॉरी वेरी सॉरी, NaCl दे रखा है। और अपने को चाहिए क्या इनसे? इनसे सबको मिलाकर हमें चाहिए NH4Cl, NH4OH, ये हमको चाहिए, ओके। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं? देखो आप लोग, NH4OH हमको चाहिए, तो NH4 तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, ओके भैया। उसके बाद OH चाहिए हमें, OH यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो और क्या ऐड करना है अपने को? NaCl बाहर निकालना है, मतलब कि बाहर क्या निकालना है? NaCl अपने को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। NaCl अपने को बाहर निकालना है, आ रहा समझ में? ये होने वाला है, NaCl अपना बाहर निकलने वाला है। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, यहाँ पर माइनस लगा दें। अब देखो, अब आपको समझ में आ रहा है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। NH4Cl को हम लोग NaOH में जोड़ेंगे और NaCl माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास मिलने वाला है, ओके। अगर हमारे पास NH4 कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, अभी थोड़ी देर के लिए मान के चलो, कुछ भी यूनिट हो उसकी, इस पर आपको मतलब नहीं। 5 दे रखा है, और NaOH कितना दे रखा है आपको? 4 दे रखा है। उसके बाद NaCl जो है वो आपको मान लो 3 दे रखा है। तो NH4OH कितना आएगा? इनको सोल्व करके बता दो, और क्या। तो 5 4 9, 9 में से 3 गए तो 6 आ गया। लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है? हमारे पास NH4Cl दे रखा है 129, उसके बाद NaOH कितना दे रखा है? 248,
और NaCl जो है वो दे रखा है अपने को 126। तो बस इनमें आपको प्लस माइनस करना है, इन दोनों को आपको जोड़ना है, ओके, इसको आपको घटाना है, और जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। यूनिट आप यही चिपका देना, क्योंकि प्लस में कोई यूनिट चेंज नहीं होती है। ओके, ये यूनिट बन गई आपकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कोलरोस के लिए ऊपर, कोलरोस लॉ के ऊपर बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलिए फिफ्थ वाला देखो, डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद द हेल्प ऑफ इट्स रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ओके, तो आप लोग, पता होगा आप लोगों को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में क्या होता है वहां पर। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि सारे क्वेश्चन कर पाना इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए। ओके, समय हमारे पास थोड़ा सा कम होता है। देखो सबसे पहले हम ग्लास जैकेट लेते हैं इसके अंदर। ओके, ग्लास जैकेट लेते हैं, ग्लास जैकेट के अंदर एक और ग्लास जैकेट हम लोग यहाँ पर फिट कर देते हैं। ओके, इस प्रकार से एक और ग्लास जैकेट अंदर फिट कर देते हैं। अब इसके अंदर एक वायर फिट करते हैं प्लेटिनम का, नीचे लगा देते हैं कोई सी एक फॉइल। ठीक है, फॉइल मतलब कि अपनी वो छन्नी। ओके, छन्नी लगा देते हैं यहाँ पर। क्या बोल रहे हो आप लोग चैट बॉक्स में, थोड़ा वर्किंग देकर कल ही छुट्टी करो। चलो ठीक है मनीष, आपकी बात पे हम लोग गौर करेंगे, थोड़ा अपना ये टॉपिक हो जाए उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अभी खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा और कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा छेद होता है यहाँ पर। ओके, यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं। यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो होता है अपना H+ में। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करनी होती है, 1 मोलार सॉल्यूशन लेना होता है। उसके बाद आपको जो हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हो वो 1 ATM बार पर पास करनी होती है, और जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना होता है। स्टैंडर्ड नाम लिखा हुआ उसके आगे, देखो स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड से आप क्या समझते हो, स्टैंडर्ड चीजें यहाँ पर होने वाली है। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए वैसे तो, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है। और ये मैं मान के चल रहा हूँ जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ओके, चलिए उसके बाद 6 वाला क्वेश्चन है, सेल कांस्टेंट के बारे में बताइए और रिलेशन निकालिए सेल कांस्टेंट और कप्पा के बीच में। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब कप्पा के बारे में आपको रिलेशन निकालना है। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं लगभग लगभग, बताएं आपको कहाँ पर, अभी हमने देखा था कप्पा में, जब हम कप्पा पढ़ रहे थे, कटप्पा पढ़ रहे थे यहाँ पर। तो इसी को आप लोग चिपका देना यहाँ पर सॉल्यूशन में। ये देखो, ये तो आपसे सेल कांस्टेंट और कप्पा के बीच में रिलेशन निकालना है, तो ये निकाल सकते हो क्या, ये सेल कांस्टेंट है। अगर आप लोग निकालना चाहते हो कप्पा क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट होता है, और ये रिलेशन है अपना फाइनल। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग रिलेशन निकाल सकते हो। अनुज सक्सेना क्या बोल रहा है, सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन भेज देना ग्रुप में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात करी आपने। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं सब कुछ हम अपलोड कर चुके हैं ऐप के ऊपर, थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, ये हो गया अपना। ओके, ये जो 6 वाला है वो भी हो गया। 7 वाला देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज राइट इट्स मेन फीचर्स एंड 2 मेन यूजेस, ये आपको बताना। ओके, देखो क्वेश्चन बहुत कम बचे हुए हैं अपने, बस ये 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट फिनिश कर देंगे इनको भी। ओके, क्लास में बने रहना आप लोग। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपसे पूछी जा रही है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को। ये सीरीज होती है, वैसे तो आप समझ गए होंगे नाम में छुपा हुआ सीरीज। ओके, कुछ इस प्रकार से सीरीज होती है। The series in which elements are arranged in increasing order of the standard electrode potential is known as electrochemical series। ये electrochemical series होती है। ओके, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन और कैरेक्टरिस्टिक भी पूछी है। तो एप्लीकेशन क्या होती है भैया, यहाँ से आप लोग किसी भी रिएक्शन का ईएमएफ डिटरमाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग सब कुछ लिखा हुआ है सीरीज में। तो ये इसका बेनिफिट है। उसके बाद किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी आप बता सकते हो कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये सब आप बता सकते हो कि भैया अगर ये रिएक्शन आप करवाना चाहते हो कि अगर आपने ये ले रखा है, जिंक ले रखा है, कॉपर ले रखा है, ओके, तो ये रिएक्शन होने वाली है। अगर आपने कुछ और ले रखा है तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। इस प्रकार से आप फिजिबिलिटी बता सकते हो रिएक्शन की। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या इसकी खास बात होती है, दिस सीरीज रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एलिमेंट्स। तो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानकारी देती है। उसके बाद इन द इलेक्ट्रोड सॉरी in the electrochemical series, all the reduction potential are given on hydrogen scale, whose electrode potential is taken as zero। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाले गए हैं, ये किसके रेफरेंस लेकर निकाले गए हैं, ये निकाले गए हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस लेके। ओके, क्यों निकाले गए हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसका माना जाता है 0। यहाँ पर देखो ना आप लोग, ये देखो यहाँ पर
यहाँ पर इसको मानते हैं हम लोग 0, और इसका रेफरेंस लेकर ही ये बनाई जाती है। ठीक है, ये सीरीज जो बनाई जाती है वो इसका रेफरेंस लेकर ही बनाई जाती है। जैसे कि आपके पास 2 हाफ सेल है, ओके, ये जो हाफ सेल रहेगी ये मान लो हमारे पास SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये जिसका भी आपको निकालना है उसको ले लो यहाँ पर। तो इन दोनों को कनेक्ट करो। अब यहाँ पर मीटर वगैरह लगा दो अपना जो भी, और इसमें रीडिंग देख लो। जो रीडिंग आएगी वो किसकी आएगी, इन भाई साहब की आएगी, जो हाफ सेल लिखी हुई लेफ्ट में, इनकी रीडिंग आने वाली, क्योंकि इसकी तो 0 होती है, इसकी तो 0 होती है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिंक दे रखा है अपने को +2 Ag दे रखा है, उसके बाद फिर जिंक दे रखा है, फिर +2 Ag दे रखा है। तो ये इक्वेशन है, इसमें हमको क्या क्या बताना है। इन दिस सेल स्टेट विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, इनमें से आपको बताना है नेगेटिवली चार्ज कौन है, नेगेटिवली चार्ज कौन है। उसके बाद हु इज द कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का कैरियर कौन है। उसके बाद आपको और क्या बताना है, इन दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट ईच पोजीशन, और आपको इस रिएक्शन को बताना है। ओके, मतलब कि रिएक्शन किस प्रकार से होगी, एक पर्टिकुलर हाफ सेल के ऊपर ये रिएक्शन कैसे होने वाली है। तो रिएक्शन देखो आप लोग, जिंक है अपने पास, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो जिंक है हमारे पास, Ag है हमारे पास। ओके, ये तो जमेगा नहीं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। चलिए, तो जिंक है, Ag है। तो देखो आप लोग, ये कुछ इस प्रकार की रिएक्शन होती है। यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पर इलेक्ट्रोड फिट करते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ जो भी अपने कंप्यूटर वगैरह लगाना होता है जिससे हम लोग रीडिंग चेक करने वाले हैं वो लगा देते हैं। तो इधर होता है अपना एनोड, एनोड होता है नेगेटिव, कैथोड होता है अपना पॉजिटिव। ओके, तो जिंक यहाँ पर आएगा और Ag जो होगा वो यहाँ पर आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहीं पर देखकर ही मिल गया होगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि नेगेटिवली चार्ज कौन होगा, तो जिंक अपना नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि एनोड क्या होता है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन और एनोड नेगेटिव। लोन से हमने याद किया था इसको, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, और एनोड के ऊपर कौन रखा हुआ, जिंक रखा हुआ, तो जिंक अपना नेगेटिव होगा। उसके बाद कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कैरियर कौन होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो होने वाला है। तो हमें ये भी पता है जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर डोनेट करता है। तो देखो, करंट जो होता है, करंट की जो डायरेक्शन होती है, करंट किधर से किधर फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो हो रहे हैं, तो जो करंट होगा वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद रिएक्शन को आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ZnS लिखना, उसके बाद Zn2+ लिखना, फिर Ag2+ लिखना, और Ag में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पर बस देख देख के लिखना है, और क्या, ये नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ZnS लिखना, उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, Zn2+ में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, 2+ में कन्वर्ट करना है, और ये कैसे कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ये बता देना है, और क्या। उसके बाद इसी प्रकार से Ag का बना लेना। Ag क्या करेगा, Ag 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अरे Ag भाई साहब जो सॉलिड में है, ठीक है, वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, वो जिंक के पास से आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये Ag2+ में, सॉरी Ag जो 2+ होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। सुमित माइक, सॉरी वीडियो बंद कर लो अपना। ठीक है, चलो, तो ये कन्वर्ट, ये अपनी रिएक्शन होगी। तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया फिनिश। उसके बाद फराडेस के लॉ, फराडेस के लॉ आपको बताना है, राइट द फराडेस लॉ। दो लॉ होते हैं फराडे के, तो वो आपको बताना है यहाँ पर। और इस प्रकार से अपना जो चैप्टर होगा वो फिनिश हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन बैंक का अपना जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो फराडेस लॉ देख लेते हैं, अपने पास 3 मिनट का समय है। फराडेस लॉ देख लेते हैं, और फराडेस लॉ इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। द मास डिपॉजिटेड ऑफ ऑन एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू दिस सर्किट। अगर आप लोग किसी भी सर्किट से चार्ज पास करोगे तो उसके ऊपर जो मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है, ये बात बताता है फर्स्ट लॉ। उसके बाद सेकंड लॉ की बात करें, अगर हम सेकंड लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो सेल्स होते हैं, ओके, मतलब यहाँ पर सीरीज में अरेंज करने होते हैं उनको। ओके, तो देखो यहाँ पर when same quantity of charge pass through the solution of different electrolyte connected in a series, the same mass deposited on the electrode is directly proportional to the equivalent weight। और यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये बात है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर सीरीज में हमें कनेक्ट करना होता है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होगा। तो इस प्रकार से अपना जो चैप्टर है ये फिनिश हो चुका है। इसके अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, उसके बाद आपके कुछ डाउट्स लेते हैं।